नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एलएसी के पास पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के बाद अब चीन ने चुमार इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। अब भारतीय सुरक्षा बलों ने किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए एहतियातन तैनाती कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घुसपैठ को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए चीन को अपने सैनिकों को काबू में रखने की नसीहत दी है। चीन द्वारा किया जा रहा दुस्साहस के चलते सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के बीच आज फिर चुशुल मोल्डो में सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें कोई हल नहीं निकला था। लद्दाख में जारी तनाव के बीच उत्तराखंड समेत अन्य सीमाओं पर भी हलचल तेज हो गई है। इसके तहत दिल्ली से सीमा पर अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं। गृह मंत्रालय ने भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा है। इसके तहत आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट पर रखा गया है। एससीओ की अहम बैठक में हिस्सा लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के लिए रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। भारत और चीन के बीच एलएसी पर सैन्य गतिरोध के चलते इस बार एससीओ बैठक में बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि एससीओ की इस बैठक में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की कोई योजना नहीं है। वाइस एडमिरल एसआर शर्मा को नौसेना का मटेरियल प्रमुख बनाया गया है। वाइस एडमिरल शर्मा ने अपना पदभार संभाल लिया है। वो वाइस एडमिरल जीएस बब्बी का स्थान लेंगे। आईआईएससी बेंगलुरु के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिरल शर्मा नेवल हायर कमांड के छात्र रहे हैं। लद्दाख में झड़प के बाद भारत ने कई अहम डिफेंस डील को मंजूरी दी है। इसमें सबसे अहम फैसला लेते हुए सरकार ने सेना को हथियार खरीदने की छूट दी है। डीएसी ने तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की छूट दी है। इसका मतलब सेनाएं जब चाहे 300 करोड़ रुपए तक के हथियार बिना सरकार की इजाजत के अपने स्तर पर ही खरीद सकती। चीन से तनाव के बीच भारत और रूस की नौसेनाएं 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करेंगी। बताया जा रहा है कि यह अभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास में सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। इस अभ्यास को इंद्र युद्ध अभ्यास नाम दिया गया है। यह अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्टोक में होना था, मगर कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया था। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई अब तक रिया चक्रवर्ती के माता पिता सहित 8 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई आज फिर रिया के माता पिता से पूछताछ करेगी। एनसीबी के साथ ईडी भी मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद एनसीबी ने 2 ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया है। वहीं आज वसित परिहार नाम के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत दिल्ली मेट्रो के परिचालन के लिए आज एसओपी जारी हो सकती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए सभी मेट्रो रेल निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की। एक अधिकारी ने बताया कि हमने मेट्रो के प्रबंध निदेशकों के सुझाव सुने हैं, जिन पर विचार किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा सचिवालय ने मानसून सत्र को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना महामारी के बीच 14 सितंबर से आयोजित होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके तहत शून्यकाल और अन्य कार्रवाई अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है। एसपीजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने उन्हें एसपीजी की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एसपीजी ने अपनी याचिका में एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली में डीजल वाहनों का पंजीकरण कराने की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। आम्रपाली के प्लेट खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के 6 अधूरे प्रोजेक्ट की बाधा दूर करते हुए एसबीआई कैप के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी इन परियोजनाओं के लिए 12% दर पर 625 करोड़ रुपए फंड देगी। आपको बता दें कि एसबीआई कैप पहले ही आम्रपाली की 6 परियोजनाओं के लिए 625 करोड़ रुपए देने की हामी भर चुकी थी, लेकिन मामला ब्याज दर को लेकर अटका हुआ था। भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच फेसबुक मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में फेसबुक कंपनी पर राजनीतिक भेदभाव करने का आरोप लगाया है। प्रसाद ने कहा कि फेसबुक के कई शीर्ष अधिकारी पीएम मोदी तथा अन्य मंत्रियों के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त के जीएसटी संग्रह पर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा है कि अगस्त महीने में
में जीएसटी का संग्रह 86,449 करोड़ रुपए किया गया है, लेकिन अगस्त महीने का जीएसटी संग्रह विगत महीने की तुलना में कम है। वित्त मंत्री ने बताया कि जुलाई महीने में संग्रह की गई जीएसटी से अगस्त का आंकड़ा 87,422 रुपए कम रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कामगारों के मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि कामगारों की मदद के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं उन्हें देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना था। साथ ही सरकारों को अपने राज्य में लागू करने की जानकारी हाईकोर्ट को हलफनामे के जरिए देनी थी, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने तीनों कानून पर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं किया है। राहुल गांधी ने देश की विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राहुल ने दावा किया है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों को अपनाया है, फिर बिना सोचे समझे इन नीतियों को जनता पर थोपा जाता रहा है, जो आज देश की अर्थव्यवस्था के गिरने की वजह बन गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। अठावले ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेताओं का अपमान होता है तो उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। बीजेपी खुले दिल से सभी का स्वागत करेगी। भाजपा में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना का आंकड़ा 37.5 लाख के पार चला गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,045 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,69,000 हो गई है। इनमें से 66,333 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के अभी तक 2,58,89,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,81,72,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में अभी तक 8,60,270 लोगों की जान जा चुकी है। अभी 68,56,000 संक्रमण के मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। इसी के तहत राज्य सरकार 119 शरणार्थी बस्तियों में रह रहे 20,000 से ज्यादा लोगों को फ्री होल्ड जमीन देने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार डाटाबेस तैयार कर रही है। लाभार्थी शुरुआती 10 सालों तक इस भूखंड को बेच नहीं सकते। सूची तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के करीब 12 घंटे बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। कफील के वकील इरफान गाजी ने बताया कि मथुरा जेल प्रशासन ने रात करीब 11 बजे सूचना दी कि डॉक्टर को रिहा किया जा रहा है। उसके बाद रात करीब 12 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं परिजनों ने कफील को फिर से किसी और इल्जाम में फंसाने की साजिश की आशंका जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी नई पुस्तक में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो ना तो दूर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय बन सकते हैं और ना ही ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी बन सकते हैं जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते हैं। ये किताब उमर ने नजरबंदी के दौरान लिखी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हो गया। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस हिमाकत का माकूल जवाब दे रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस साल अभी तक 2700 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में पहली बार सीआईएसएफ में फुर्तीले वेल्जियन मैलिनोइस प्रजाति के डॉग पोलो को 7 सितंबर से तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि पोलो उसी नस्ल का कुत्ता है जिसने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहचान के बाद अमेरिकी स्टील कमांडो ने लादेन का खात्मा कर दिया था। सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर महंगाई का बोझ और बढ़ाने का काम कर रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 3 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में करीब 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल का दाम 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का रेट 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। अयोध्या में विवादित बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। इसमें बचाव और अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें दे चुका है। अब सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में 30 सितंबर तक अपना फैसला सुनाएगी। इसके लिए अदालत ने आज से अपना फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। इसे विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव लिखवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आरटीआई दाखिल करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अगर अब कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देता है या जानकारी में तथ्यों को छिपाता है तो उसे लापरवाही बरतने का दोषी माना जाएगा, जिसके तहत दंड के तौर पर उनका सर्विस रिकॉर्ड खराब किया जाएगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर लेने का आखिरी मौका है। केंद्र सरकार सितंबर महीने में इस योजना के लाभार्थियों को फ्री में गैस सिलेंडर दे रही है। इस महीने के बाद फ्री सिलेंडर देना बंद कर देगी। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना संकट के बीच उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर फ्री में देने का ऐलान किया था, जिसका समय सितंबर में खत्म हो रहा है। यूपी के बदायूं में एक थाने से इनामी बदमाश के फरार होने से पुलिस में हड़कंप मच गया है। कादर चौक थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश राजू को धनपुरा से पकड़ा था, जिसे थाने के लॉकअप के बाहर बैठाया गया था। इसी दौरान बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सीओ उझानी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि राजू को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सीएम सावंत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सावंत ने कहा कि मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे कोरोना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। राजस्थान में झीलों की नगरी के प्राकृतिक सौंदर्य वाले उदयपुर में अब 4 चांद लगने जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि सरकार यहां फिल्म सिटी बनाएगी। ये उदयपुर के अलीगढ़ क्षेत्र में बनेगी। यहां फिल्मों की शूटिंग होगी। इसके अलावा फिल्म सिटी देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। साथ ही यहाँ शादियां, रियलिटी शो, इवेंट और इंफोटेनमेंट शो भी सुविधाएं दी जाएंगी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कामगारों और छात्रों के बाद वाराणसी के नाविकों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। वाराणसी के नाविकों ने कोरोना काल में रोजी रोटी का संकट का हवाला देते हुए सोनू से मदद मांगी है। इसमें आटा, चावल और दाल सहित अन्य खाद्य पदार्थ मांगे थे। इसके बाद सोनू सूद ने 5 घंटे के अंदर ही वाराणसी के नाविकों को राशन मुहैया करा दिया है। दिल्ली वाराणसी के बाद दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने की कवायद शुरू हो गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन दिल्ली अहमदाबाद रूट के लिए 886 किलोमीटर ट्रैक के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रूट पर तेज रफ्तार ट्रेन चलाने के लिए डाटा कलेक्शन के लिए टेंडर भी जारी किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से पत्रकारों को बीमा सुरक्षा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकार सूचना मुहैया कराने का जोखिम भरा काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को पत्रकारों का ख्याल रखना चाहिए। लद्दाख की तरह दक्षिण चीन सागर में भी ड्रैगन को पछाड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर कई देश लामबंद हो रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत ने भी इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। चीन को इस क्षेत्र में रोकने के लिए भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ दूसरे देश भी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और नोएडा से विधायक पंकज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। सिंह ने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपनी जांच कराई, जिसके बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंकज फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। जीडीपी की निराशा भरी खबरों के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए राहत भरी खबर आई है। अगस्त महीने में वाहनों की बिक्री में 20% की उछाल आई है। इस तेजी से इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत मिलने लगे हैं। देश के जीडीपी में ऑटो सेक्टर का योगदान 7.5% का है। ऑटोमोबाइल्स का बाजार लगभग 5 लाख करोड़ का है। अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के उपचुनाव में पेच फंस गया है। भाजपा ने पहले जफर इस्लाम का नामांकन कराया, अब पार्टी ने गोविंद नारायण शुक्ल का भी नामांकन करा दिया है। इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। चर्चा है कि पार्टी में ब्राह्मण लॉबी के दबाव के चलते ये फैसला लिया गया है। ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए योगी सरकार किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन की योजना बना रही है। योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग को इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना के जरिए ट्रांसजेंडरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास क्षेत्र में लाभ और सहूलियतें देने का इरादा है। चितकारा यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में द मेकिंग ऑफ ग्रेट सेल्स पर्सनैलिटी पुस्तक लॉन्च की गई है। लेखक सचिन जुनेजा ने वेबिनार को संबोधित करते हुए इस पुस्तक की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के क्षेत्र में कैरियर की तलाश में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए ये पुस्तक अहम साबित होगी। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के क्षेत्र में सेल्स बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके बावजूद पारस्परिक और मजबूत कौशल से इस क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। दुनिया भर में ग्लेशियर से बनी झीलों का आकार 1990 के बाद से लगभग 50% बढ़ गया है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है। इससे ग्लेशियर तेजी से पिघले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी एक सैटेलाइट डाटा में ये बात सामने आई है। नासा ने 30 साल के डाटा के आधार पर यह दावा किया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि फिल्म अभिनेताओं में बढ़ रहे ड्रग्स के प्रचलन पर रोक लगाई जाए। सारंग ने सुझाव दिया है कि खिलाड़ियों की तरह फिल्म अभिनेताओं के भी डोप टेस्ट कराने के नियम बनाए जाएं। फिल्म और टीवी सीरियल्स में शूटिंग से
से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाए। रामपुर के जौहर आइसोलेशन सेंटर से फरार कैदी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पिछले 3 दिनों से रामपुर पुलिस उसे तलाशने में नाकाम रही है। पुलिस प्रशासन को आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। अब जिला प्रशासन ने उसे ढूंढने के लिए कई टीम गठित की हैं, जो लगातार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित एक और आकाशगंगा की खोज की है। यह पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने ये जानकारी दी है। ये सफलता अंतरिक्ष मिशनों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय विज्ञान के लिए ये गर्व की बात है। भारत और नाइजीरिया ने समुद्री डकैतों के खिलाफ सहयोग को और गहरा करने का संकल्प लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजीरियाई के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर बातचीत की। बता दें कि मालवाहक जहाजों को आने जाने में सबसे ज्यादा खतरा समुद्री डाकुओं से रहता है। कई बार डाकू मालवाहक जहाज का अपहरण कर लेते हैं और फिरौती वसूलते हैं। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रा हो गई। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता था। पाकिस्तान ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 190 रन बनाए थे। 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज टीम इंग्लैंड पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की सीरीज 21 सितंबर से शुरू होने जा रही है। 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये फुल मेंबर टीम के बीच खेली जाने वाली पहली इंटरनेशनल सीरीज होगी। विंडीज की कप्तान ने कहा कि इंग्लिश कंडीशन में 20 दिन रहने के बाद हम मैच खेलेंगे, ये अच्छी बात है। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए बीसीसीआई को एक और नए स्पॉन्सर का साथ मिल गया है। बीसीसीआई ने क्रेड को आईपीएल 2020 का ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया है। क्रेड एक बेंगलुरु स्थित क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान कंपनी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस सौदे को लेकर बोर्ड को बधाई दी है। आईपीएल T20 लीग के 13वें सीजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी 8 टीमें अपने खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ यूएई पहुंच चुकी हैं। कोरोना को देखते हुए खिलाड़ियों की लगातार जांच की जा रही है। इसी जांच के तहत पिछले हफ्ते चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ियों समेत 13 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आईपीएल के पहले सीरीज की विजेता राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है। दुबई में खेले जाने वाले आईपीएल में ऑलराउंडर बेन स्टोक का खेलना तय नहीं है। स्टोक के पिता ब्रेन कैंसर से जूझ रहे हैं और वे इस वक्त अपने पिता के साथ न्यूजीलैंड में हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टोक्स का आईपीएल खेलना मुश्किल है। आपको बता दें कि स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज बीच में ही छोड़कर न्यूजीलैंड चले गए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।